हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिजिक्स के जितने भी सूत्र होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। तो आज की क्लास आपकी रिवीजन की दृष्टि से रहने वाली है। तो जो लोग भी रेलवेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज की क्लास आपको देखनी चाहिए। और विशेषकर यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रेलवे के स्टूडेंट को आज की क्लास देख करके एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रेलवे में बहुत ज़्यादा बनते हैं और यदि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें फार्मूलेज लगते हैं। तो आज की इस क्लास में हम फिजिक्स के वो सभी फार्मूले कंप्लीट कर लेंगे जिससे कि आपके रेलवेज के एग्ज़ाम में आप जो क्वेश्चंस बनते हैं। और बहुत कम समय में हम इन सभी को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि इनको मैंने पहले से ही नोट डाउन कर लिया है और मैंने वो सारे फार्मूले निकाल के रख लिए हैं जो फार्मूले आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं। और याद रखना, यदि आपके इन फार्मूलों से बाहर रेलवे में कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए फिजिक्स का तो आप उसी दिन मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर आपने जो फार्मूले करवाए थे उनके अलावा भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। तो मैं अपनी गलती उस दिन स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है, मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि मैं जो फार्मूला करवा रहा हूँ फिजिक्स में उनसे बाहर आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। तो इस क्लास को आप 1-2 बार ज़रूर देखिएगा और निश्चित रूप से आप इन फार्मूलाज़ को याद कर लीजिएगा। और जितने भी साथी आपके रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये चैनल भेज दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि ये जो चैनल है कॉम्पिटिशन वाला, ये स्पेशल रेलवे के लिए बनाया गया है। रेलवे के बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सभी के लिए कॉमन होती हैं, जैसे मैं अभी 2 बजे लाइव करंट अफ़ेयर ले रहा हूँ। तो ये 2 बजे वाली जो लाइव करंट अफ़ेयर है, इसमें हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी टारगेट किया हुआ है या फिर होम गार्ड को भी टारगेट किया हुआ है। क्योंकि करंट अफेयर कभी बदलती नहीं है, किसी भी एग्जाम की आप उठा करके देख लीजिए। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज सारे फार्मूले जो फिजिक्स के हैं वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जो बताए गए फार्मूले बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं। चलिए क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे तो पहले हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। टॉपिक है हमारा स्पीड, जिसे गति कहते हैं। तो गति वाले में देखिए चाल और दूरी इसमें आ जाता है। तो इसमें हमने 3 भागों में इसको बांट के रखा है। एक तो रेखीय गति होती है, दूसरी हमारी वृत्तीय गति होती है और तीसरी हमारी प्रक्षेप्य गति होती है। तो 3 प्रकार की गतियां होती हैं, सभी के फॉर्मूलेज अलग अलग होते हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर है। उसके बाद उसी में हमारे कुछ लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल से नहीं बनते हैं लेकिन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमारा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। उसके बाद तरंग, तो यदि आप तरंग से भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन तरंग से क्वेश्चन एक ही दो बनते हैं, वो भी आपके किससे बनते हैं मैं बता दूंगा। ऊष्मा, ऊष्मा का सीबीटी 1 अगर आप दे रहे हैं तो कम बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम प्रकाश देखेंगे, प्रकाश, तो प्रकाश से चैप्टर बहुत ज़्यादा रेलवे का फेवरेट रहने वाला है प्रकाश चैप्टर। उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी। तो रेलवे के ये 2 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, या तो प्रकाश या विद्युत। आप अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखेंगे तो विद्युत और प्रकाश से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ आपके गति से। तो ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इनके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। तो आप अगर रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस पड़े होंगे रेलवे से संबंधित उनको देख करके जरूर जाइए, कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेंगे। उसके साथ कुछ बचेगा तो हम विविध में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक को बारीकी से देख लेते हैं कि क्या क्या फार्मूले इसमें दिए गए हैं। तो हमारा है स्पीड। स्पीड वाले चैप्टर में देखिए रेखीय गति, रेखीय गति से हमारे 3 फार्मूले होते हैं। रेखीय गति के हमारे 3 महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, जैसा कि आपको पता है, बचपन से ही पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। बचपन से का मतलब प्राइमरी में ही आपको बता दिया गया होगा कि अगर हमें चाल निकालना हो तो दूरी बटे समय लगाएंगे। इसका मात्रक जो होता है वो हमारा मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद वेग, वेग बराबर जो होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, याद रखना। विस्थापन हम किसको कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, जैसे मान लीजिए ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की अगर हमें दूरी चलना है तो वो न्यूनतम दूरी वही विस्थापन कहलाती है। एक तो क्या होगा, एक व्यक्ति यहाँ से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, तो वो बी पर पहुंचेगा। तो क्या ये दूरी हुई, ये क्या हुई, ये दूरी हुई। और ये वाला क्या हुआ, ये विस्थापन हुआ। तो विस्थापन क्या होता है, सीधा वो न्यूनतम, ठीक है। विस्थापन क्या होगा, वो सीधी चली हुई न्यूनतम दूरी।
या फिर ऐसे कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, फाइनल तथा इनिशियल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका त्वरण हो जाता है, तो आपका ये त्वरण से संबंधित भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अच्छा, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ पे देखिए इसको कई बार ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, वेग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कितनी आपकी स्पीड थी और बाद में बढ़ करके कितनी हो गई, तो दोनों का अगर हम अंतर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेग में परिवर्तन। तो उसी को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बटे 2, सॉरी टी है समय, कितने समय में ये सब हुआ है, तो ये टी है। तो इसको आप लिख सकते हैं, मैं इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ सही से, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, देखिए आपकी v माइनस यू बटे टी, ये आपका ए बराबर क्या होता है, त्वरण होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये भी आपका क्या है, एक फार्मूला है त्वरण का। तो वेग परिवर्तन बटे समय याद रखेंगे या फिर ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, दोनों आपके फार्मूले हैं किसके, त्वरण के। अच्छा, इसमें आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है, वो यूनिट्स होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रेखीय गति में ही आपके न्यूटन्स के गति के समीकरण आ जाते हैं। तो अब न्यूटन्स की गति के समीकरण से बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो इसमें पहला समीकरण है, देखिए b बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी आपका न्यूटन के गति का समीकरण है, जिसमें पहला समीकरण ये है आपका। दूसरा है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला b बराबर यू प्लस ए टी और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's, सॉरी यहाँ g नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे रेखीय की बात कर रहे हैं, तो ये g घटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पे 2as लिख दीजिए, ठीक है। 2as लिख दिए, g हम पढ़ेंगे जब ऊर्ध्वाधर गति होगी, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे की गति होगी, तो वो गुरुत्व के अधीन या विपरीत होगी, अभी पढ़ेंगे उसको हम लोग। लेकिन यहाँ पे 2as होगा क्योंकि यहाँ पे एक रेखीय गति में हो रहा है, और रेखीय में हम लोग त्वरण यूज करते हैं। कौन सा त्वरण, जो हम देते हैं, जो हम लगाते हैं। और जी क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो यस बराबर आपका विस्थापन रहेगा, बी बराबर अंतिम वेग रहेगा, यू बराबर प्रारंभिक वेग रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो फार्मूला है वो आप यहाँ से याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा कि एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये क्या होता है आपका, ये यंथ सेकंड में चली हुई दूरी। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि वो कुछ दे देता है वैल्यू और कहता है कि 5वें सेकंड में चली हुई दूरी, तो अब वहां पे आपको, सॉरी 5वें सेकंड में चली हुई दूरी आपको पता करनी होती है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गुरुत्व के अधीन एवं विपरीत गति। अब गुरुत्व के अधीन और विपरीत गति, गुरुत्व के अधीन और विपरीत गति का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गेंद है। अब गेंद को हम लोग ऊपर भी फेंक सकते हैं और गेंद को हम लोग नीचे भी फेंक सकते हैं। मान लीजिए छत पे खड़े होकर के नीचे फेंक दिए, या फिर नीचे से खड़े होकर के हमने छत पे फेंक दी, तो क्या है, गुरुत्व के अधीन और विपरीत गति हो रही है। तो गुरुत्व के अगर हम अधीन गति करेंगे, अधीन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये गेंद है, इस गेंद को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ फेंकेंगे। तो नीचे की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही हम फेंक रहे हैं, तो उसको कहेंगे गुरुत्व के अधीन गति। तो देखिए गुरुत्व के अधीन जो गतियां होती हैं उनके लिए हम फार्मूले यूज करते हैं, b बराबर यू प्लस जी टी। अब हम जहां पे a ले रहे थे वहां पे हम क्या लेना शुरू कर देंगे, g की वैल्यू लेना शुरू कर देंगे, और वो भी कैसी, तो a बराबर हम यहाँ लेना शुरू कर देंगे प्लस में g। प्लस में g क्यों लेंगे, क्योंकि हम गुरुत्व के अधीन जा रहे हैं, इसलिए s बराबर u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जहां जहां ए है वहां हम जी ले लेंगे और वो भी प्लस में जी ले लेंगे। तो ये तीन फार्मूले आपके गुरुत्व के अधीन के कारण बन जाते हैं। उसके बाद है आपका गुरुत्व के विपरीत गति। अब गुरुत्व के विपरीत गति का मतलब क्या हुआ, तो गुरुत्व के विपरीत गति का मतलब ये आपका हुआ, मान लीजिए ये आपकी कोई गेंद है और आपने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया है, तो अब क्या हुआ, आप गुरुत्व के विपरीत जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ वस्तु को खींच रहा है और आप क्या है, फोर्स लगा करके उसको ऊपर फेंक रहे हैं। तो क्या होगा, तो आपका जो जी की वैल्यू है वो माइनस में ली जाएगी, ए बराबर जो लेंगे हम वो माइनस जी लेंगे, याद रखना ए बराबर माइनस जी लेंगे। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। चलिए, और यही आपका है, और यहाँ पे आपको पता है ना, वैल्यू वी बराबर फाइनल वेलोसिटी है, यू बराबर क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और उसके साथ साथ आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ, वृत्तीय गति का मतलब है कि मान लीजिए कोई पिंड है, ऐसा कोई पिंड चक्कर लगा रहा है, इस टाइप से कोई एक पिंड वृत्तीय गति में चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र ओ ले लेते हैं। यहाँ से क्या है कि आर त्रिज्या पर कोई पिंड है जो कि ऐसे करके गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है।
आप जैसे घुमाते हैं ना रस्सी में बांध के कुछ चीज, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्तीय गति कर रहा है। अब वृत्तीय गति का करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू मान लीजिए m किलोग्राम है, m किलोग्राम का कोई द्रव्यमान है, उसका गोली है या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि घूम रही है वृत्तीय गति में। तो अब इस पे देखिए दो फोर्स लगते हैं, इसको संतुलित रखने के लिए दो फोर्स लगते हैं। जैसे पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो इसमें भी दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, तो देखिए एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो अच्छा, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, कारण अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, जिसे FC कहते हैं। और उसी प्रकार से आपका अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की ओर लगेगा, उतना ही बल आपका अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ लगेगा। इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे ना, कि वॉशिंग मशीन किस पर काम करती है, मक्खन निकालने की मशीन किस पर काम करती है, तो ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ना। तो उसी प्रकार से अगर किसी चीज को संतुलित अवस्था में चारों तरफ घूमना है, तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हम एक की वैल्यू देख लेते हैं। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू का फॉर्मूला है FC बराबर mv²/r। अच्छा, ये जो पिंड है वो पिंड v वेग से घूम रहा है, v वेग से घूम रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा FC बराबर mv²/r न्यूटन। इसकी जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा, याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अब आते हैं त्वरण पे। अब जो ये v वेग से घूम रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसका पर सेकेंड कुछ वेग बढ़ भी रहा है ना, तो उसको कहेंगे त्वरण। तो त्वरण क्या है, AC बराबर v²/r। इसको कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहां जहां त्वरण आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जहां जहां बल आएगा वहां हम न्यूटन यूज कर सकते हैं। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है L बराबर mvr, और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम बनते हैं, तो कोणीय संवेग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं कह सकता हूँ वृत्तीय गति से बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको जानते हैं, m बराबर मास ले लेंगे, किसका मास, पिंड का मास, और r बराबर त्रिज्या ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ए पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और बी पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको कोई लेटर भेजना है उसके पास, समझ रहे हैं ना, उसको लेटर भेजना है उसके पास, तो क्या करेंगे, आप उसको फेंकेंगे, क्या ऐसे सीधा ऐसे फेंक देंगे, ऐसे फेंकेंगे तो वो दूर तक नहीं जाएगा, ऐसे फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं, हमने यहाँ से उठाया और एक पत्थर बांधा और ऐसे फेंक दिया। अब क्या हुआ, ये देखिए किस कर्व में गया है, ये कर्व में गया है ना। तो कर्व में जाने का मतलब है, अब इसी के बारे में वो आपको निकालना है, क्या क्या निकालना है, ये जो निकलेगा वो आपकी रेंज निकलेगी। रेंज का मतलब है वो कितनी दूरी पर गया है, जो आपने फेंका है वो कितनी दूरी पर गया है, और उसकी बात कितनी ऊंचाई से गुजरा है, तो ये कितनी ऊंचाई पे गया था, ये भी फाइंड आउट करना होता है। उसके साथ साथ ये कितने समय बाद पहुंचा है, या फिर हम कह सकते हैं उड्डयन काल, इतने ये कितने समय तक हवा में रहा है। तो ये 3 फार्मूलेस आपके होने चाहिए इसमें याद, और निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन्हीं से बनेगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है। इससे मुझे नहीं लग रहा है कि अ, अभी तक कोई क्वेश्चन बना है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा इनको। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए देखिए u² sin स्क्वायर थीटा बटे 2g, u² sin स्क्वायर थीटा बटे 2g याद रखेंगे। इसकी मीटर में लेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें मीटर में लेंगे, सब दूरियां हैं। और उसके बाद अधिकतम रेंज, अधिकतम रेंज की बात करें तो u² sin 2 थीटा बटे जी, साइन स्क्वायर u² sin 2 थीटा बटे जी। अच्छा, ये थीटा क्या है, तो थीटा वो है जिससे आपने एंगल बना के फेंका था, आप एंगल बना के फेंक रहे थे, कहा जाता है 45 डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा दूर जाती है वस्तु, ठीक है ना, कहा नहीं जाता है, वो सही है, एक्यूरेट है, ठीक है। और इसका भी मीटर में होगा। और उड्डयन काल जो टाइम कितनी देर हवा में रहा, तो 2u sin थीटा बटे जी, ये आप यूज करेंगे तो आपका समय निकल आएगा, सेकंड में ये रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। तो u बराबर प्रारंभिक वेग है, और आपका जो t है उड्डयन काल है, और ये जो आपका है यहाँ पे क्या चीज छिपा हुआ है, फोर्स, हाँ, जी बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने इसको लिख दिया है बाहर बाहर से। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण पर। तो हमारा अब जो चाल और दूरी वाला चैप्टर था उस कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। हो सकता है ये थोड़ी सी लेंदी हो जाए क्लास, लेकिन देखने के बाद आपको निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि आपको मजा आए। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। तो दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो पिंड है, तो दो पिंडों के बीच जब कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो उसको हम कहेंगे दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और किसी एक पिंड का भी अपना बल होता है, ठीक है, अपने पिंड का भी बल होता है। तो दो पिंडों के बीच अगर लगेगा तो मान लीजिए m1,
m2 दो पिंड हैं। अब ये दो पिंड हैं तो देखिए इनमें अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो कितना फोर्स लग रहा है, इनके बीच की त्रिज्या मान लेते हैं r है ना, इनके बीच की दूरी, त्रिज्या नहीं लेंगे यहाँ पे, दूरी लेंगे तो दूरी r है, कैपिटल R मान लेते हैं, फॉर्मूले में कैपिटल R यूज हुई है तो हम कैपिटल R मान लेंगे। तो दो पिंड अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, क्योंकि जो तो स्वाभाविक है खींचते ही है, तो अगर दो पिंड अपने एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा उसका फॉर्मूला है जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1m2 बटे आर स्क्वायर, ये आपका दो बल जो खींचेंगे उसका फार्मूला है। अच्छा यहाँ पे जी क्या है, तो जी आपका है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, 6.67 पॉइंट है, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, कई बार सीधा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल, अब मान लीजिए दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे तो हमने निकाला जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन एक कोई एक पिंड है, अगर उसका हमें गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है जैसे पृथ्वी का होता है, तो उसको हम फार्मूला लेंगे जी एम बटे आर स्क्वायर, उस पिंड की त्रिज्या और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हमारा, और उसके साथ साथ एम जो है उस पिंड का मास है, मास है, ध्यान रखना मास है, तो मास पर ये डिपेंड करता है। अच्छा पृथ्वी का अगर हम बात करें तो क्या है पृथ्वी की, पृथ्वी पर जी की वैल्यू कितनी है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ पर है, कोई बताएगा मुझे ये कहाँ पर है, कमेंट करके बताना कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वैल्यू वो कहाँ पर है, क्या ध्रुवों पर है, विषुवत रेखा पर है, और या फिर केंद्र पर है। तीनों की स्थिति आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ध्रुवों पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का मान अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा या बढ़ेगा, या केंद्र पर घटेगा बढ़ेगा, ये आपको बताना है। उसके बाद एच ऊंचाई पर जी का मान, अब एच ऊंचाई पर जी के मान का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी से आपने क्या है कोई वस्तु को उठा करके यहाँ रख दिया, एच ऊंचाई पर रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो अब क्या होगा, इस पे कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, है ना, इस पे कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो उसको देखेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां जहां जी आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। और डी गहराई पर देखिए, डी गहराई का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए ये पृथ्वी थी, अब ये केंद्र है, तो आपने क्या किया है, आपने डी गहराई पर, डी गहराई पर पहुंचने के बाद आप पूछ रहे हैं कि सर वहां पर बताइए कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान वहां पे कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, तो जी डैश बराबर जी 1 - d/r, 1 - d/r, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है गुरुत्वाकर्षण, सॉरी गुरुत्वाकर्षण तो चैप्टर चल ही रहा है, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एक बार याद रखिएगा, परिक्रमण काल का मतलब होता है, ये केपलर्स के नियम है, याद रखना, ये केपलर ने दिए थे नियम, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू, ठीक है। उसके बाद पलायन वेग, पलायन वेग का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर करके पार कर जाए उसे हम पलायन वेग कहते हैं, तो वो अधिकतम पलायन वेग कितना है मेरा, अधिकतम पलायन वेग है 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, अगर आप इतने स्पीड से कोई वस्तु को फेंकेंगे, सॉरी किलोमीटर है यहाँ पे, किलोमीटर रहेगा, मीटर तो बहुत कम हो जाएगा यूनिट, किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप इतनी किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तभी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा पाएगी वस्तु, तो इसका फार्मूला है स्केप वेलोसिटी जो होती है √2 g r, √2 g r हो जाएगा आपका। और उसके बाद है कक्षीय चाल, अब जब वो पिंड पहुंच गया है कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, जैसे हमारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो वो जब चक्कर लगाते हैं तो उनकी वेलोसिटी कैसे डिसाइड की जाती है कि उसकी कक्षीय चाल कितनी होगी या कैसे होगी निर्धारित, तो √g r से इसका निर्धारण किया जाता है, तो √g r इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिफ्ट वाले सूत्र, अब देखिए लिफ्ट वाले सूत्र आ जाते हैं, तो लिफ्ट वाले सूत्र के लिए हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिएगा भार, हम व्यक्ति का पृथ्वी पर भार कैसे निकालते हैं, तो पृथ्वी पर अगर हमें किसी व्यक्ति का भार निकालना हो, पृथ्वी पर भार, यहाँ पे पर लिख लीजिए, पृथ्वी पर भार अगर निकालना हो तो W बराबर mg लगाते हैं, सीधी सी बात है, W बराबर mg लगाते हैं। तो उसी प्रकार से हम लिफ्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिफ्ट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, अब मान लीजिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट में तो आपने यूज किया होगा, खूब यूज किया होगा, अब रेलवे स्टेशन पर भी अब तो लग चुकी हैं, और उसके साथ साथ मॉल वगैरह में अगर गए होंगे तो वहाँ पे लिफ्ट का आपने एहसास किया होगा। जब आप लिफ्ट में बैठते हैं तो ऊपर जाते समय लिफ्ट की आप देखते हैं कि कुछ हल्का जैसा महसूस होगा या भारी जैसा महसूस होता होगा,
और नीचे आते हुए भी आपको लगता होगा कि अचानक से आपका वेट कम हो गया है, लगता होगा ना। तो वो ऐसा क्यों लगता है उसको देखेंगे। तो आप जैसे ये लिफ्ट में बैठे तो लिफ्ट कभी ऊपर जा रही होगी, कभी लिफ्ट नीचे जा रही होगी, इस तरीके से आप यहाँ पे लिफ्ट में बैठे होंगे, है ना। तो समान वेग से अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, समान वेग से अगर लिफ्ट चल रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो वेट है वो W बराबर mg काउंट किया जाएगा, ये न्यूटन में रहेगा, याद रखना। और ये त्वरण से ऊपर की ओर अगर वस्तु, मान लीजिए ये त्वरण से जो वस्तु हम कह रहे हैं, सॉरी लिफ्ट यहाँ पे लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो अगर, तो उसमें भार आपको कैसा लगेगा, उसमें भार आपको ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? आखिर भार होता क्या है? भार का मतलब होता है खिंचाव बल। खिंचाव बल खिंचाव बल मतलब एक वस्तु है, एक वस्तु, और वो आप वो बैठे हुए हैं उसमें लिफ्ट में। जब आप लिफ्ट में बैठेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा और लिफ्ट आपको ऊपर की तरफ खींचेगी। तो खींचने वाले व्यक्ति को आपका भार ज्यादा लगेगा ना, तो वही आपका भार हो गया, अच्छा, जब कोई नीचे तरफ खींच रहा है और आप ऊपर तरफ खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है भार ज्यादा लगेगा। तो लिफ्ट का भार ऊपर जाते समय ए त्वरण से अगर कोई वस्तु जा रही है तो उसका भार ज्यादा महसूस होगा। क्यों होगा? देखिए m बराबर g प्लस ए, क्योंकि उसमें जो a है उसमें g की वैल्यू जुड़ जाती है, ए में जी की वैल्यू जुड़ जाती है। जी की वैल्यू क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि जी नीचे की तरफ खींच रहा है और आप कह रहे हैं कि हम ऊपर तरफ जाएंगे, या फिर लिफ्ट कह रही है कि हम ऊपर खींचेंगे, तो लिफ्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है, सॉरी, ऊपर जाते समय बढ़ जाता है भार। अब आते हैं नीचे की तरफ। अगर मान लीजिए लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ये त्वरण से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसको हल्का लगता है, मशीन को क्या लगता है? हल्का लगता है। मशीन को हल्का क्यों लगता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पहले से उसको खींच रहा था और मशीन को अब काम कम करना पड़ेगा, वो भी नीचे की तरफ धकेल रही है। तो अब क्या होगा, जी में से ए की वैल्यू घट जाएगी, या फिर इसका कह सकते हैं कि ए में से जी की वैल्यू घट जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा W बराबर एम और जी माइनस ए। तो ये फार्मूले आपको याद करना है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। रस्सी टूटने पर, अब जी की वैल्यू ध्यान रखना, रस्सी टूटने पर, अब जब रस्सी टूट जाएगी तो अब आप स्वतंत्र हो गए। जब आप रस्सी टूट जाती है तो अब आप स्वतंत्र हो गए। आप किस वैल्यू से नीचे गिरेंगे ये हमें बताइएगा। क्या आपको कोई खींच रहा है? नहीं खींच रहा है? खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींच रहा है। तो रस्सी अचानक से अगर टूट जाती है तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा और जी में से जब जी घटेगा तो आ जाएगा 0। इसीलिए जब आपकी रस्सी टूटती है तो आपको भारहीनता महसूस होती है। भारहीनता का मतलब आप समझते हैं कि मेरे अंदर जो भार है वो शून्य हो चुका है। क्या भार शून्य होता है या फिर द्रव्यमान शून्य होता है? कमेंट करके बताना। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्य शक्ति ऊर्जा, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कार्य शक्ति ऊर्जा से। तो देखिए कार्य शक्ति ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, ये W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये कार्य है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य है। ऐसे कैसे किया कार्य है, इसी से ज्यादा फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अब ये पैटर्न बदल गया है, W बराबर एफ एस जूल से अब बहुत कम पूछे जाते हैं, सॉरी, वो अब स्टेटमेंट देने लगे हैं। कैसे? ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, ये बॉक्स रखा हुआ है, आप इसको इधर की तरफ खींचना चाह रहे हैं, ये विस्थापन की दिशा है, ठीक है, विस्थापन, और आप बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं। मान लीजिए ऐसी वस्तु रखी है और आप ऐसे करके बल लगा रहे हैं और वस्तु इधर बढ़ना चाह रही है, तो क्या होगा, इसके बीच में जो थीटा होगा वो भी इसमें डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा। तो उसी लिए होता है ये W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा, और W बराबर एफ एस कब कहते हैं जब कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री हो जाएगी तो फिर तो कार्य शून्य हो जाएगा। इसीलिए कुल्ली जो अपना बैग ऊपर रख करके चलता है तो उसके द्वारा कार्य 0 माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुल्ली विस्थापन और वेट जहाँ रखा हुआ है, जो भार लगा हुआ है या फिर जो बल लगा हुआ है, चूंकि बल वो ऊपर तरफ लगा रहा है, तो क्या है वो 0 है। और जब 0 हो जाती है तो आप समझते हैं कि कार्य 0 हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होगी तब अधिकतम कार्य होगा। तो कार्य निगेटिव भी हो सकता है, कार्य 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और उसके साथ साथ निगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू डिपेंड कर रही है। उसके बाद आपका बल, इससे भी
कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी पिंड पे लगने वाला बल जो है वो उसका द्रव्यमान और उसमें त्वरण के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको F बराबर ma वाला याद रखना है, ये न्यूटन में आता है। और W बराबर कार्य होता है, S बराबर विस्थापन होता है, F बराबर बल होता है, M बराबर द्रव्यमान होता है और A बराबर त्वरण होता है। ये यूनिट्स तो आपको पता होंगी, फार्मूले भूल जाते होंगे, लेकिन ये यूनिट्स आपको याद रखनी है। कि जूल कब लगेगा तो कार्य होगा, वहाँ जूल लगेगा, बल होगा न्यूटन लगेगा, त्वरण होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये यूनिट्स भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा किसकी वजह से आती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा जो आती है वो आपकी स्थिति के कारण आती है। किसके कारण आती है? स्थिति के कारण आती है। स्थिति के कारण, ये स्थिति के कारण आती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण है मतलब, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अर्थ है। अब अर्थ से वस्तु मान लीजिए ये इतनी ऊपर रखी हुई है, कोई कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है, हम यहाँ पे ले लेते हैं h ऊंचाई पर रखी हुई है। तो h ऊंचाई पर जब कोई वस्तु रखी होती है तो उसके अंदर आ जाती है स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? अगर वस्तु गति कर रही होती है तो उसके अंदर आ जाती है गतिज ऊर्जा। तो वही पूछ रहा है कि जब वस्तु h ऊंचाई पर हो तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। पंखा टंगा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे। तो U बराबर mgh जूल में होता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? नदी बह रही है, इस तरीके से नदी बह रही है, या कोई तीर आपने फेंक दिया है, या बंदूक की गोली चल रही है, या गाड़ी चल रही है, तो ये सब क्या है? गति में है, गति में। तो गति में क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है गतिज ऊर्जा से, और कभी कभी स्थितिज ऊर्जा का भी यूज करवा लेते हैं। और याद रखना, संवेग, एक संवेग होता है P बराबर एम बी। संवेग का मतलब होता है P बराबर एम बी, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब संवेग और काइनेटिक एनर्जी में ये लोग तुलना करवा देते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये काइनेटिक एनर्जी और जो संवेग है, मोमेंटम है, उसमें तुलना करवा देते हैं। तो वो यहाँ पे यूज करते हैं। फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का स्क्वायर बटे 2m। यहाँ से सीधा वो कह देंगे कि अगर संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, या वो कह देते हैं कि संवेग आधा कर दिया जाए तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, या वो कह देते हैं कि द्रव्यमान को बदल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से बना पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं कार्य शक्ति ऊर्जा में, कुछ शक्ति वाले जो फॉर्मूले बचे हुए हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला आपको पता है कि विभिन्न प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना कार्य करोगे, जिस समय में करोगे, उसी को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। एक व्यक्ति 20 बोरियां उठा देता है 1 घंटे में, और एक व्यक्ति जो है वो 10 बोरी उठा पाता है 1 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 वाले की शक्ति ज्यादा है। कार्य बटे समय, तो आ जाएगा आपका क्या? शक्ति। तो उसी का फॉर्मूला है P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, इसको हम वाट में मेजर करते हैं, वाट में। और अब चूंकि कार्य, एक बात याद रखना, यहाँ पे mgh भी हमने यूज किया है। कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं और mgh की वैल्यू दे देते हैं, या फिर नहीं देते हैं, इन्हीं में से कुछ की वैल्यू दे देते हैं और आपसे कार्य पूछ लेते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है। मतलब जब कोई वस्तु आप जितना बल लगा करके उसको ऊपर रखोगे, मान लीजिए ये कोई ऐसी सतह है, और इस सतह से आपने वस्तु को यहाँ रख दिया, यह ऊंचाई पर रख दिया, वस्तु को आपने यह ऊंचाई पर रख दिया, लेकिन यहाँ तक ले जाने में आपने कितना कार्य किया? आपने कितना कार्य किया होगा? सोचिए। कार्य तो आपने उतना ही किया होगा जितनी की इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई है। क्यों? एक स्टेटमेंट याद करिए। स्टेटमेंट था कि जो ऊर्जा है वो ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ये बात याद रखना, गांठ बांध लेना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं स्थितिज ऊर्जा कम हो रही होगी, और अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। तो याद रखना, जब टॉप पर पहुंच जाती है, सबसे अंतिम बिंदु पर वस्तु आप फेंकते हैं ना, पहुंच जाती है, तो वहां पे गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। तो वहां से फॉर्मूला बनता है आपकी यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। बहुत कम प्रश्न बनते हैं, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो याद रखना, हम लोग कार्य के तौर पर mgh भी यूज कर लेंगे। ठीक है, जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इसमें पढ़ने में। सारी चीजें प्रैक्टिकली संभव भी है। तो E बराबर mgh बटे टी, और mgh हो सकता है, या फिर हम लोग या फिर इंटू एस भी कह सकते हैं, या फिर इंटू एस कॉस थीटा भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना फार्मूला बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कार्य शक्ति ऊर्जा वाला भी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे ऊष्मा। ऊष्मा पर आते हैं। ऊष्मा देखिए क्या है, तापमान परिवर्तन के कुछ सूत्र हैं जो आपको पता होने चाहिए।
क्योंकि क्लास मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लेंथी हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको हम कंप्लीट करें। तो तापमान परिवर्तन वाले सूत्र आपको पता होना चाहिए, C/5 F-32/9 K-273/5 R/4। ये अगर आप याद रखेंगे फॉर्मूला तो आप यूनिट कन्वर्जन वाला आसानी से कर पाएंगे। आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है, बस फार्मूला याद रखो। फार्मूला याद रखोगे ईजिली बना पाओगे, ज़्यादा माइंड में भरने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला याद रखो कि वहाँ पे ईजिली बना पाओगे। उसके बाद ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, तो ऊष्मा गतिकी का एक प्रथम नियम है ये, जितनी भी आप ऊर्जा दोगे उतनी उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा और किया गया कार्य दोनों के बराबर होगी। हमने अभी बताया था ऊर्जा या फिर एनर्जी नष्ट नहीं होती है, वो एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी को कहते हैं जितनी हम कुल ऊर्जा देंगे या तो उसके आंतरिक भाग में खर्च हो जाएगी और या तो फिर उसके जो कार्य करेगा उसमें परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से कुछ घर्षण ऊर्जा में भी खर्च हो जाती है, तो वो अलग अलग मैटर से आ जाती है। अब आते हैं ऊष्मा पर। तो ऊष्मा चैप्टर पर आते हैं। ऊष्मा में देखिए आपका विशिष्ट ऊष्मा पूछी जा सकती है, विशिष्ट नहीं, यहाँ पे अट्ठा बनेगा, विशिष्ट। विशिष्ट ऊष्मा अगर हम देखेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा का आपका जो फॉर्मूला होता है, तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो Q/m डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब आप समझते हैं ना, तापमान में अंतर, तापमान में अंतर जो हो जाएगा आपका डेल्टा टी। यम क्या है, उस पदार्थ या उस वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको कहेंगे। और Q क्या है, टोटल आपने कितनी ऊष्मा दी, टोटल कितनी ऊष्मा दी, तो आपका ये आ जाएगा इस तरीके से। ऊष्माधारिता, यहाँ से न्यूमेरिकल्स कम बनते हैं, मेंस में बनते हैं। मेंस में जो लोग एलपी की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में देखेंगे इसी से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, भर भर के इसी से क्वेश्चन आते हैं ऊष्मा वाले चैप्टर से। तो आप लोग अभी पढ़ के चलिएगा तो आगे आपको आसानी हो जाएगी। ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है M/S। M क्या है, यहाँ पे मास है और स्पेसिफिक हीट का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, ऊष्माधारिता। वो कितनी ज्यादा ऊष्मा को धारित किए हुए है वो वस्तु, है ना। इसको हम इस तरीके से भी कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, ये सब जूल में है, तो ऊष्मा को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या है, L बराबर Q/m। मतलब गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि जितनी आपने ऊर्जा दी और उस कितने मैटर में दी, कितने मैटर मतलब कितने पदार्थ में दी, कितने किलोग्राम पदार्थ में दी, तो वो उसकी गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका इसमें देखिए कुछ ये वाले फार्मूले हैं, अभी तक तो ये सब कोई न्यूमेरिकल बना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार से पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई रॉड है, रॉड में आपने हीट किया, तो हीट किया है तो उसमें उसकी लंबाई बढ़ेगी, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसी को कहते हैं रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार में क्या होता है, यल जो है वो पूर्व लंबाई है और डेल्टा यल मतलब कितनी परिवर्तन हुआ। और यहाँ पे मेन बात है कि आपसे पूछा जाता है कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, तो ये अल्फा है। ये क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। क्या हुआ भाई, रेखीय प्रसार गुणांक, तो ये है रेखीय प्रसार गुणांक और ये अल्फा है, ठीक है। और उसी प्रकार से बीटा है आपका, बीटा क्या है, वो आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। और उसके बाद आपका जो गामा है, गामा यहाँ पे गामा नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इस तरीके से गामा बना है, तो ये गामा है आपका, ये क्या है, आयतनिक प्रसार गुणांक है। तो ये तीन प्रकार के गुणांक होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या फिर आयतनिक प्रसार गुणांक। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इस एग्जाम में बहुत कम बनता है। मैं जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करूंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। और प्रकाश बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। कौन सा, प्रकाश। यहाँ से क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा बनाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाता है। तो दर्पण, दर्पण में आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कौन सा है, ये दर्पण कौन सा है, आप लोगों को पता होगा ना, ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण है आपका उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। तो ये इसका जब अवतल दर्पण है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। उसके बाद ये एफ होता है, ये क्या होता है, ये एफ होता है। एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो अब यहाँ पे देखना, ये दर्पण का सूत्र होता है, तो ये दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो ये प्लस में होता है किसमें, दर्पण में, दर्पण में प्लस लिया जाता है, सूत्र में लिया जाता है, ठीक है। बाकी u की स्थिति तो आपने चिन्ह प्रपाठी से देखा होगा, मैं बहुत जल्द इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा इस पर वीडियो। और फोकस दूरी अगर हमें निकालना हो तो f बराबर r/2। फोकस दूरी देखिए कैसे होती है, ये जो वक्रता केंद्र है उसका वक्रता त्रिज्या जो है उसकी आधी फोकस दूरी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन उसने कितना किया, जो मूल वस्तु थी और उसके साथ साथ जो उसका प्रतिबिंब बना है वो कितना बड़ा या छोटा बना है, तो उसी को कहते हैं क्या, मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता।
तो ये होता है आपका माइनस वी अपॉन यू, ये माइनस वी अपॉन यू इसको लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लेंस, प्रकाश में ही आपका लेंस से फॉर्मूला बनता है। तो लेंस में क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। अब यहाँ पे देखिए एफ है, तो अब मान लीजिए ये हमने उत्तल लेंस ले लिया, उत्तल लेंस ले लिया। अब उत्तल लेंस में जो आपका एफ है, फोकस दूरी है, वो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के बराबर होती है। ठीक है, 1 अपॉन एफ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे माइनस लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जाकर के हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होगा, पी बराबर 1 अपॉन एफ। यहाँ पे जब मीटर में लेंगे तब जो 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन फोकस दूरी जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लेंस की क्षमता कहलाएगी। और ये 1 अपॉन एफ कब लेंगे, जब मीटर में वैल्यू दी जाएगी, और 100 अपॉन एफ कब लेंगे, जब सेंटीमीटर में वैल्यू दी जाएगी। तो दोनों फार्मूले याद रखना, दोनों फार्मूले याद रखना है आपको। इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, ध्यान रखना, यूनिट डायोप्टर होगी। दो लेंस एक साथ, अब मान लीजिए कोई दो लेंस जुड़े हुए हैं, इस तरीके से मान लेते हैं हम दो लेंस। कभी कभी दो लेंस की भी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो ये दो लेंस है, इनके बीच की दूरी हम लेंगे तो वो डी लेंगे। तो अब ये जब दो लेंस जुड़े होंगे तो इनकी जो लेंस की क्षमता है वो कैसी हो जाएगी, इस फार्मूला से निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। तो डी क्या है, इसके बीच की दूरी है, और P1 पहले लेंस की जो क्षमता है, P2 दूसरे लेंस की क्षमता है। तो इस तरीके से हम इसकी निकाल सकते हैं। अब आते हैं स्नेल का नियम। क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, याद रखिएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर जो म्यू होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है रेलवे का, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए आवेश से आपके दो फार्मूले बनते हैं, आवेश से आपके दो फार्मूले होते हैं, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई। तो ये क्यू आवेश के दो फार्मूले होते हैं, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई। यहाँ पे ई का मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो ई बराबर अगर हम देखना चाहें तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, कूलाम होता है क्यू। और क्यू का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, क्यू माने आवेश का मात्रक, कूलाम होता है। उसी प्रकार हम आते हैं धारा पर। तो धारा क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। आपको अगर ये वाला याद है तो आप इससे निकाल सकते हैं, धारा भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, और आवेश भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पश्चांतर करके निकाल लीजिए, तो आपको ज़्यादा फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आते हैं ओम का नियम। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। ओम का नियम बी बराबर आई आर होता है। ओम का नियम क्या बताता है, अगर किसी भी जो तार है, अगर उसके भौतिक और उसके केमिकल में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसका क्या होगा, तो उसमें बहने वाली धारा है वो उसके समानुपाती होगी। समानुपाती होने का मतलब क्या है कि जब ओम का सूत्र जब हम ड्राइव करते हैं, या फिर जब इसको हम निकालते हैं, प्रैक्टिकली मेजर करते हैं, तो इसमें हमारी कुछ इस तरीके से बनेगा, जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज है, वोल्टेज तो वो धारा आई के क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो ये हमारा आर की वैल्यू निकल आती है। हालांकि तुम्हें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करने की जरूरत है। रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध, प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो आर बराबर प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम इंटू मीटर है। प्रतिरोधों का संयोजन, एग्जाम एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम का। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन का मतलब क्या हुआ, ऐसे एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, इस तरीके से प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ दिया जाता है, एक के बाद एक जोड़ दिया जाता है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। समांतर कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है, मान लीजिए ऐसे तरीके से तीन, जितने भी चाहो, अभी फार्मूले में तीन है तो तीन हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में ये क्या है, ये सब समांतर में लगे हुए हैं, R1 R2 R3, ये जो है वो प्रतिरोध का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये समांतर कॉम्बिनेशन हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है, मान लीजिए इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये आपके जो जब आप 11th में पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा, 11th और इंटर में पहुंचेंगे, लेकिन आपके ये 10th लेवल में तो नहीं है, तो इससे ज़्यादा कम क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। तो दो बिंदु आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है, उसी को कहते हैं क्या है, कूलाम बल। तो ये जो है इसके बीच की दूरी मान लेते हैं हम R है, और ये Q1 Q2 है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे K क्या है, K एक कांस्टेंट है, इस K की वैल्यू क्या है, तो आपको इस K की वैल्यू याद रखनी है। हाँ, तो इस K की वैल्यू क्या है, तो K की वैल्यू है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
ठीक है, पर कूलम स्क्वायर, ये इस के की वैल्यू होती है। हालांकि इस के की वैल्यू को आपको रटना है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम आने के चांसेस हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं विभव पर। विभव का मतलब क्या होता है? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, सीधा सीधा आप याद रखिए, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है? कार्य है, और क्यू बराबर क्या है? कूलाम है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या है? आपका कार्य है, कार्य है, और क्यू बराबर आवेश है, क्यू बराबर आवेश है, और वी बराबर विभव है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है आपका विद्युत में ही आपकी धारिता आ जाती है, जो कैपेसिटर होता है, आपने सुना होगा, तो धारिता आ जाती है। इसका सिंबल अगर हम देखेंगे तो इस टाइप से आपका सिंबल होगा, बैटरी जैसा होता है, लेकिन दोनों टर्मिनल बराबर होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कैपेसिटर। सी बराबर क्यू अपॉन बी। कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। क्यू अपॉन बी इसका आ जाएगा, सी बराबर क्यू अपॉन बी। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज है, आवेश है। ठीक है, और वी वोल्टेज है। और इसका श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप प्रतिरोध का उल्टा होता है, याद इतना सिर्फ रखो कि प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा जो है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा धारिता का संयोजन। मान लीजिए उसमें क्या था, उसमें इसमें धारिता का जो श्रेणी संयोजन है, हालांकि जुड़ने का तरीका वही रहेगा, लेकिन फार्मूला बदल जाएगा। ये श्रेणी में जुड़े हुए हैं, और इसकी बाद ये C1 C2 C3, और इसकी बाद अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में जुड़ने का तरीका वही है, लेकिन हल करने का तरीका बदल जाता है, हल करने का तरीका बदल जाता है। ये आपके ये कॉम्बिनेशन कैसा है? ये पैरेलल में हो गया। तो आप याद रखेंगे प्रतिरोध से उल्टा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम बचा हुआ है शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, वैद्युत प्रतिरोध बिल्कुल अंतिम बचा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ये आपको याद रखना। हालांकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसको आप याद रखेंगे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक है, उसके बाद है आपका हीट स्ट्रेन ब्रिज। हीट स्ट्रेन ब्रिज से आपके संतुलन करवाने के क्वेश्चंस आपके CBT 1 में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन CBT 2 में हो सकता है ये पूछ लिए जाएं। देखिए इस टाइप का कोई एक आपने देखा होगा हीट स्ट्रेन ब्रिज बना हुआ, और इसमें एक ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, क्योंकि ये प्रतिरोध को संतुलन करने के लिए लगाया जाता है। अब प्रतिरोध को संतुलन करने का ब्रिज है कि दोनों जो चार प्रतिरोध हैं उनको संतुलित करते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज करके। ठीक है, और मीटर से। तो ये हमारे एक बैटरी लगा देते हैं इसमें, और ये हमारा मान लीजिए P, और ये हो जाएगा हमारा Q, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा हमारा S। तो PQRS हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका फार्मूला देखेंगे तो ये P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हीट स्ट्रेन ब्रिज। इसमें हम प्रतिरोध की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। मान लीजिए कोई इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, कभी इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो ये हम चेंज करते रहते हैं। और उससे हमारे जब तक हमारा गैल्वेनोमीटर संतुलित हो जाएगा तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध की वैल्यू संतुलित हो गई है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली की दृष्टि से। आगे विद्युत में शक्ति वाले क्षेत्र पे आ गए हैं हम लोग। शक्ति से आपके ये तीन फार्मूले हैं शक्ति के, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखिए कि P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ऊष्मा से आपके ये तीन फार्मूले हैं। ऊष्मा जो शक्ति है ना, शक्ति में अगर आप समय लगा दोगे, समय समय से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ऊष्मा बन जाएगी। जैसे कोई मान लीजिए हीटर है, तो हीटर में अब प्रतिरोध भी होगा, धारा भी होगी। अब वो कितनी देर तक चलेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा कि उसने कितनी ऊष्मा अभी तक हमको दी है। ठीक है ना, तो ये ऊष्मा वाला आ जाएगा। H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT, P बराबर V स्क्वायर अपॉन RT, याद रखेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका इलेक्ट्रिसिटी में ही चुंबकीय प्रभाव। हालांकि ये बहुत कम चांस है क्वेश्चन बने, लेकिन याद रखेंगे ये एक ही फार्मूला आप याद रखेंगे। चुंबकीय प्रभाव में किसी चालक पर लगने वाला बल, तो जब कोई चालक होता है तो उसमें करंट फ्लो होती है, जब करंट फ्लो होती है तो एज ए मैग्नेट की तरह वो कार्य करने लग जाता है। तो उसमें कितना फोर्स है, कितना मैग्नेटिक फोर्स है, वो उसको बताना है। तो वो बताने के लिए IVL साइन थीटा का यूज करेंगे। IVL साइन थीटा का मतलब I धारा हो जाएगी, और V जो है वो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और जो L है वो चालक की लंबाई हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको VI का कोण भी यहाँ पे थीटा देना होता है, VI के बीच का कोण। VI के बीच का कोण का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है और धारा बह रही है उसके बीच का कोण कितना है। डिटेल से पढ़ोगे तो पता लगेगा। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक बार याद रखिएगा, N1/N2 बराबर V1/V2 बराबर I2/I1। तो यहाँ पे आपको सिर्फ धारा की वैल्यू को उल्टा करना है, बाकी की सारी चीजें आप
सीधा लगाते जाइए 1/2 1/2 1/2 और सिर्फ धारा याद रखेंगे कि 2/1 कर देंगे, मतलब दूसरी कुंडली में बटे पहली कुंडली में, क्योंकि यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और आगे आते हैं विविध में। देखिए अब विविध में अब हम अंतिम स्लाइड पर आ चुके हैं। विविध में आपको विकृति आपको पढ़नी होती है। विकृति का मतलब क्या होता है, पहले जो लंबाई थी और अब लंबाई कितना परिवर्तित हुई है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसे हम विकृति कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ प्रतिबल से आपका क्वेश्चन बनता है कई बार। प्रतिबल क्या होता है कि F/A का मतलब फोर्स लगाएंगे, कितना एरिया में लगाएंगे उसको कहते हैं प्रतिबल। इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। कई बार इसका एग्जाम में आपका जो यूनिट्स है, यूनिट्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बल आघूर्ण टाउ, टाउ बराबर F इंटू आर, टाउ बराबर F इंटू आर आ जाएगा। टाउ बराबर F इंटू आर, न्यूटन इंटू मीटर है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू मीटर है। उसके बाद घर्षण गुणांक म्यू बराबर F/R, म्यू बराबर F/R। तो बल और ये आर जो है वो रिएक्शन फोर्स है, तो इसलिए बल कट जाएगा, तो इसका मात्रक नहीं होता है, याद रखना। घर्षण गुणांक का मात्रक नहीं होगा और विकृति का मात्रक भी नहीं होगा, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, कट जाएगा लंबाई, क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो यूनिट इसकी कुछ नहीं बचती। और इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन एक स्लाइड मुझे लग रहा है कि बाकी है, कहीं ना कहीं मिस हुई है, उसको देख लेते हैं एक बार। जो आपकी तरंग वाली थी, मुझे लग रहा है तरंग वाला चैप्टर मैंने मिस किया है शायद। अभी मैं देख लेता हूँ तरंग वाला। बिल्कुल तरंग वाला मिस हो गया है किसी तरीके से। मैं तरंग वाला चैप्टर आपको आगे स्लाइड जोड़ के करवा देता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं आएगा वो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। हालांकि एक ही स्लाइड में वो होगा, तो हो सकता है स्लाइड कहीं ना कहीं मिस हो गई हो। मैं उसको स्लाइड जोड़ करके आपको करवा देता हूँ। एक मिनट पहुँच, मैं अभी एक स्लाइड जोड़ करके आपको करवा देता हूँ उसका। मैं इसी स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इस स्लाइड को आपको इसी स्लाइड में समझा देता हूँ। एक मिनट, क्योंकि वो तरंग वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, तरंग वाला इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो तरंग वाला कहीं ना कहीं छूट गया था चैप्टर, तो मैं उसको लास्ट में अभी करवा दे रहा हूँ। तो मुझे अभी बताया कि सर आपने ये वाला नहीं पढ़ा है, तो मैं अभी देख लेता हूँ इसको। देखिए इसमें आवृत्ति निकालने का होता है, एक तो आवृत्ति निकालने का, ठीक है। तो इसमें आवृत्ति आपको निकलवाई जाती है, तो आवृत्ति का हम लोग क्या करते हैं, एन बराबर क्या कहते हैं, आवृत्ति को एन से डिनोट करते हैं। तो 1/t इसका लेंगे, क्या लेंगे, 1/t। इसका फॉर्मूला होता है 1/t। टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है। टी क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल सबसे इसका हर्ट्ज में हम इसको मेजर करते हैं, और चक्कर प्रति सेकंड भी कर सकते हैं। चक्कर प्रति सेकंड भी हम इसको कर देते हैं, यूनिट। ज़्यादातर इसको हम लोग हर्ट्ज में लेते हैं। हर्ट्ज का सिंबल जो है वो इस तरीके से बना। इसमें दूसरी चीज़ होता है सरल लोलक की लंबाई, आवर्तकाल। सरल लोलक की लोलक का आवर्तकाल, तो सरल लोलक का आवर्तकाल हमें पता करना होता है। इसका फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। यहाँ से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कैसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट टाइप के ऐसे बन जाते हैं जैसे वो कह देगा कि आपकी अगर लंबाई आधी कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर वो ऐसा पूछ सकता है कि इस आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको कहीं यहाँ मास दिख रहा है, मास पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, और जो डोरी है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन वो मास पर निर्भर कर नहीं करता है। आप गेंद को चाहे इतनी बड़ी गेंद को बांधिए और चाहे आप 1 किलो की गेंद को बांधिए, आपका उसमें मास पर निर्भर नहीं करेगा, लंबाई, डोरी की लंबाई पर और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करेगा। मैं पेंडुलम की बात कर रहा हूँ। आवर्त लोलक का मतलब समझ रहे हैं ना, पेंडुलम ये मान लीजिए ये, और इसे इस तरीके से आपके यहाँ से आ जाता है, फिर यहाँ तक आ जाता है, ये इस तरीके से यहाँ डोलता रहता है ना पेंडुलम, इस तरीके से। तो इसकी लंबाई पर निर्भर करेगा
और इसकी गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करेगा, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तरंग में आपका एक तरंग की चाल पूछी जाती है। चाल किसकी? तरंग की। चाल तरंग की इसका फॉर्मूला v बराबर लैम्डा बाई टी होता है। ये लैम्डा है, लैम्डा बाई टी होता है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है। तो v बराबर लैम्डा बाई टी। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य, इसको हम लोग मीटर में लिखते हैं। तरंग दैर्घ्य, इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होगी। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि तरंग दैर्घ्य को हम मीटर में लिखते हैं। और नीचे ये टी क्या है? ये टी सेकंड है, समय है। समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसकी यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये था आपका तरंग वाला चैप्टर, यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस तरीके से आज हमने पूरा फिजिक्स के जितने भी फार्मूलेज थे वो सभी कंप्लीट किए हैं। हो सकता है ये क्लास ज़्यादा लंबी हो गई हो सकता है ज़्यादा समय लग गया हो इस क्लास में, लेकिन उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपका कोई भी फार्मूला छूटा नहीं होगा जो आप रेलवेज के एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक्स अपना दे दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।